नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत के अंतर्गत अथवा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे रूपवाद का, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फॉर्मलिज्म, और इसे रूसी रूपवाद भी कहा जाता है, रशियन फॉर्मलिज्म, क्योंकि इसका जो सूत्रपात हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी रूस से, इसलिए इसे रूसी रूपवाद भी कहा जाता है। और इसका अध्ययन हम करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत। रूपवाद का उद्भव रूस अथवा रसिया में हुआ था, इसलिए इसे रूसी रूपवाद भी कहा जाता है। रूस में रूपवादी समीक्षा का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई थी और 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक साहित्य समीक्षा को यह आंदोलन करती रही। तो ये जो रूपवादी समीक्षा है, इसका संबंध साहित्यिक आलोचना से है, साहित्यिक समीक्षा से है। और इसमें क्या किया जाता है, किस प्रकार समीक्षा की जाती है? काव्य में वस्तु अर्थात विषय वस्तु अथवा कंटेंट और रूप फॉर्म, दोनों में से किसे अधिक महत्व दिया जाए, यह प्रश्न नया नहीं है। मतलब सदियों से विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि काव्य की विषय वस्तु अधिक महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से उसे लिखा जाता है, जिस फॉर्म में उसे प्रेजेंट किया जाता है, रूप या डिजाइन, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है अथवा उसकी विषय वस्तु अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न नया नहीं है। भारतीय आचार्यों और पाश्चात्य काव्य चिंतकों दोनों ने इस प्रश्न पर बहुत पहले विचार किया था। मतलब लंबे समय से इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किसी कविता में अथवा काव्य में उसकी विषय वस्तु अधिक महत्वपूर्ण है कि उसका फॉर्म अथवा रूप अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में जो रूपवाद है अथवा जो रूपवादी समीक्षा है, वह काव्य के विषय वस्तु के स्थान पर रूप को ज्यादा महत्व देता है, और यह किसी कविता अथवा काव्य के अध्ययन उसकी भाषिक इकाइयों के आधार पर, उसकी भाषिक संरचना के आधार पर करता है। तो यह हम संक्षेप में हम देख लिए, आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। वस्तुतः कलावादी भी प्रकारांतर से मतलब दूसरे प्रकार से रूपवाद के ही समर्थक रहे हैं। कलावादी आंदोलन एक अलग आंदोलन है। कलावादी आंदोलन को कहा जाता है कला के लिए, अर्थात कोई कलाकार किसी कला का सृजन अपनी इच्छा से, अपनी ऑटोनॉमी से करता है, अपने अधिकार से करता है। अर्थात उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात नैतिक और सामाजिक मूल्यों का दबाव नहीं रहता। यह आंदोलन कराता है कलावादी। रूपवाद पर विचार करने के लिए आवश्यक है। तो कलावादी भी क्या है, एक प्रकार से रूपवाद के ही समर्थक रहे हैं। रूपवाद पर विचार करने के लिए आवश्यक है कि हम काव्य में वस्तु अथवा कंटेंट क्या है और रूप और फॉर्म क्या है, इसे भली भांति समझ लें। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे जो कलावादी आंदोलन है वह क्या कहता है, कला का सृजन कलाकार अपनी इच्छा से करता है, उसके पास उस कला का सृजन करने का अधिकार है, और वह यह नहीं देखता कि समाज पर, देश पर, उस पर क्या उसमें कोई उसके लिए कोई उपयोगिता है कि नहीं, समाज अथवा देश के लिए वह उपयोगी है कि नहीं, उसमें नैतिक और सामाजिक मूल्यों का दबाव है कि नहीं, मतलब वह स्वतंत्र रहता है। तो आइए इस विषय वस्तु को समझने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि वस्तु क्या होता है, काव्य का वस्तु क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, और रूप अथवा फॉर्म क्या होता है। सामान्यतः काव्य में वस्तु किसे कहा जाता है, कंटेंट किसे कहा जाता है? काव्य में विचार, थॉट, भावानुभूति मतलब फीलिंग्स, मतलब किसी काव्य में क्या परिलक्षित होता है, क्या प्रतिबिंबित होता है? कवि के विचार अथवा थॉट, भावानुभूति, कवि के फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्रवृत्ति मतलब एटीट्यूड और इच्छा आदि, जिन्हें कवि व्यक्त करना चाहता है, उसे वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब किसी कवि के विचार, कवि की भावानुभूति, कवि की प्रवृत्ति और कवि की इच्छा, जिनको कवि अभिव्यक्ति प्रदान करना चाहता है, इसे कहा जाता है वस्तु अथवा कंटेंट। और रूप किसे कहा जाता है? फॉर्म, वह पद्धति, मतलब वह स्टाइल, वह डिजाइन, वह तरीका, शब्द संरचना, किस प्रकार शब्दों को ले रहा है, किस प्रकार से उन्हें व्यवस्थित कर रहा है, या आवयविक संगठन। आवयविक संगठन मतलब विभिन्न भाषिक इकाइयां, जैसे शब्द हैं, पद हैं इत्यादि। तो इन सबको वह किस प्रकार व्यवस्थित करता है अपने काव्य में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से वह किसको व्यक्त करता है? इन सभी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, पद के माध्यम से वह क्या करता है? उस कंटेंट को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, विषय वस्तु को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। और विषय वस्तु क्या है आप समझ गए? कवि के विचार, कवि की भावना, कवि के फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्रवृत्ति और इच्छा। तो जो विचारक काव्य में
सामाजिक मूल्यों मतलब सोशल वैल्यूज और जीवन यथार्थ, जीवन की जो सच्चाई होती है, जीवन का जो यथार्थ होता है उसको अधिक महत्व देते हैं। वे वस्तु को मुख्य मानते हैं, कंटेंट को मुख्य मानते हैं। मतलब जो विचारक और जो चिंतक सामाजिक मूल्यों, सोशल वैल्यूज को महत्वपूर्ण मानते हैं या जीवन के यथार्थ को, लाइफ की जो रियलिटी है उसको अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, वे क्या कहते हैं, वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे विचारक कहते हैं कि काव्य की विषय वस्तु, काव्य का कंटेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जिंदगी का यथार्थ को व्यक्त करता है, सामाजिक मूल्यों का अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसके विपरीत जो काव्य का पूर्णतः स्वायत्त मानते हैं, स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस, जिसके पास किसी दूसरे का दबाव नहीं रहता, खुद के अधिकार से वो शासित होता है, दूसरे के दबाव के में नहीं आता है। इसके विपरीत जो काव्य को पूर्णतः स्वायत्त मानते हैं, काव्य को पूरी तरह से स्वतंत्र मानते हैं कि इस पर समाज के नैतिक और सामाजिक मूल्यों का कोई दबाव नहीं है, उनको पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है, वे रूप को अधिक महत्व देते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के विचारक हो गए। वे विचारक जो सामाजिक मूल्यों, सोशल वैल्यूज को और जीवन के यथार्थ को, लाइफ की रियलिटी को अधिक महत्व देते हैं, वे कंटेंट को महत्व देते हैं, वस्तु को महत्व देते हैं। और उसके विपरीत वे विचारक जो काव्य के फॉर्म को अधिक महत्व देते हैं, मतलब वे कहते हैं कि काव्य पूरी तरह से ऑटोनॉमस है, स्वायत्त है, उसके ऊपर किसी प्रकार के नैतिक और सामाजिक मूल्य लागू नहीं होते हैं, वे रूप को अधिक महत्व देते हैं। तो दो बातें आपने देख लिया। इधर नई कविता के दौर में, जब नई कविता का दौर आया, उस दौर में जब से काव्य को भाषिक संरचना मानने का प्रचलन हुआ, रूपवाद का विशेष महत्व मिलने लगा है। रूपवाद ने भी 20वीं शती के प्रथमार्ध में आंदोलन का रूप ले लिया था। मतलब जब नई कविता का दौर शुरू हुआ, तब कविता को सिर्फ यह माना जाने लगा कि वह एक केवल भाषिक संरचना है, शब्दों के द्वारा ताना बाना जो बुना गया है वही काव्य है। मतलब इसमें कविता को सिर्फ एक भाषिक संरचना, मतलब भाषा के माध्यम से निर्मित एक संरचना अथवा डिजाइन माना गया, और इसीलिए रूपवाद को अधिक महत्व दिया गया। कुल मिलाकर कहना यह है कि यहाँ पर भाषा को अधिक महत्व दिया जाने लगा और काव्य के विषय वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया गया। और रूपवाद ने 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में एक आंदोलन का रूप ले लिया था। अब इसके कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हैं देखते हैं, विचारक हैं। ऐसा माना जाता है कि रूस में सन 1919 ईस्वी में विक्टर सक्लोवस्की, इन्होंने इस आंदोलन का सूत्रपात किया था। रूस में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 ईस्वी में, और इसके प्रस्तोता कौन थे, विक्टर सक्लोवस्की ने इस आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो ये आपको याद रखना है। उसका मानना था कि कला सबसे पहले शैली और तकनीक है और उसके बाद और कुछ। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पूरी कला के बारे में बात की, जिसके कारण ललित कला और विभिन्न प्रकार की कलाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। केवल साहित्य की बात इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि कला सबसे पहले क्या है, शैली है, स्टाइल है और तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद और कुछ है। मतलब इन्होंने विषय वस्तु के स्थान पर उसकी शैली और तकनीक को ज्यादा महत्व दिया, जिस शैली और तकनीक के माध्यम से उस विषय वस्तु को अभिव्यक्त किया गया है। उसकी दृष्टि में कलाकार क्या कहता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वह कैसे कहता है। मतलब कलाकार क्या कहता है, कलाकार के क्या विचार है, उसका क्या दृष्टिकोण है, क्या एटीट्यूड है, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके कहने का जो स्टाइल है, कहने की जो शैली है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आंदोलन अधिक दिनों तक नहीं चल पाया और 20वीं शती के अंतिम चरण तक आते आते समाप्त हो गया। रूपवादियों के तर्क को ठीक से समझ लिया जाए तो उनसे मतभेद की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं चल पाया। तो यह आंदोलन इसलिए ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया कि उन्होंने विषय वस्तु को पृथक कर दिया। मतलब इन्होंने सिर्फ क्या है, शरीर को महत्व प्रदान किया, उसकी आत्मा को नहीं महत्व प्रदान किया। काव्य की जो विषय वस्तु है उसको इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि काव्य का जो फॉर्म है, काव्य का जो रूप है, जो फॉर्म है, उसको ज्यादा महत्व प्रदान किया। इसलिए ज्यादा समय तक यह नहीं चल पाया। वास्तव में काव्य क्या है, काव्य विषय वस्तु और उसके रूप दोनों को जब मिला देते हैं तब काव्य का निर्माण होता है। जैसे आत्मा के बिना शरीर और शरीर के बिना आत्मा का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही दोनों एक दूसरे का चोली दामन का संबंध होता है। तो रूपवादियों के क्या कहना चाहते हैं, आइए हम देखते हैं। वास्तव में रूपवादियों का कहना है, रूपवादी कलाकार को एक कारीगर या शिल्पी के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि कलाकार क्या है, एक कारीगर है जो कुछ चीज का निर्माण करता है, एक शिल्पी है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लीजिए एक कुंभकार है जो घड़ा बनाने वाला है, जो गीली मिट्टी से एक सुंदर घड़ा बना देता है। घड़े को देखकर हम पर उस प्रभाव उसके रूप का ही पड़ता है। मिट्टी वस्तु है जो घड़े से अलग नहीं है, उसी में समाहित है। हम मिट्टी को घड़ा नहीं कहते, घड़ा कहने से मिट्टी का कोई बिंब भी हमारे मन में नहीं उभरता।
इसी अर्थ में रूपवादी यह मानता है कि कविता सबसे पहले तकनीक है और तकनीक पूरी रचना है, मात्र पद्धति नहीं। जैसे हम कोई घड़ा देखते हैं या फिर कोई घड़ा शब्द का उच्चारण करता है तो हमारे दिमाग में जो इमेज बनता है, जो बिंब बनता है, हमारे दिमाग में घड़ा का बनता है, ना कि मिट्टी का, है ना। तो मिट्टी क्या है? वस्तु है, मिट्टी कंटेंट है। लेकिन हमारे ध्यान में क्या आता है? घड़ा बोलने पर हमको रूप दिखाई देता है, उसका फॉर्म दिखाई देता है, घड़ा ऐसे दिखता है। तो यहाँ पर जो घड़ा का जो रूप है, जो फॉर्म है, वह क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो उसकी वस्तु है मिट्टी, वह हमारे लिए गौड़ हो जाती है, जबकि वास्तव में वह मिट्टी से घड़ा का निर्माण हुआ है। तो मिट्टी क्या है? उसकी विषय वस्तु हो गई या वस्तु हो गई, जो कि घड़े में ही समाहित है। लेकिन हम मिट्टी को घड़ा नहीं कहते। हम मिट्टी को घड़ा इसलिए नहीं कहते क्योंकि घड़ा कहने से हमारे दिमाग में मिट्टी का कोई बिंब नहीं बनता, कोई इमेज नहीं बनता। तो इसी प्रकार रूपवादियों का कहना है, जब हम काव्य कहते हैं तो काव्य का फॉर्म हमारे दिमाग में आता है, उसकी विषय वस्तु नहीं आती है। अर्थात कविता की जो टेक्निक है वह हमारे दिमाग में आता है, ना कि उसकी विषय वस्तु। जैसे अंधा युग है, अंधा युग क्या है? गीति नाट्य के रूप में लिखा गया है। तो गीति नाट्य क्या हो गया? उसका फॉर्म हो गया, और उसकी विषय वस्तु क्या हो गया? महाभारत का जो युद्ध है वह उसकी विषय वस्तु हो गई। तो यहाँ पर उसकी विषय वस्तु के आधार पर गीति नाट्य के रूप में जो उसे लिखा गया है उसको ज्यादा महत्व प्रदान किया जाएगा रूपवादी समीक्षा के अंतर्गत। इसी प्रकार जैसा महिला अंचल है, महिला अंचल एक आंचलिक उपन्यास है, तो उसमें जो शब्दों का जो प्रयोग है, जो भाषाई, जो ग्रामीण अंचल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों का प्रचुर मात्रा में उसमें प्रयोग किया गया है। तो रूपवादी समीक्षा क्या कहता है? उसकी जो भाषिक संरचना है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आंचलिक जो भाषा है वह अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि उसकी विषय वस्तु। तो इनका कहना है कि और तकनीक पूरी रूप रचना है, मात्र पद्धति नहीं है। मतलब टेक्निक क्या है? सिर्फ उसकी रूप रचना है, फॉर्म है, टोटल मेथड नहीं है, उसका लिखने का तरीका पूरा नहीं है। कवि ने जीवन के यथार्थ को, लाइफ की रियलिटी को शब्द संघटना के सहारे, मतलब शब्दों को जमा करके एक सुंदर कविता का रूप दे दिया है। तो जीवन का जो यथार्थ है वह किसमें समाहित होता है? कविता में समाहित होता है। उसका पृथक अस्तित्व नहीं रह गया है। पाठक के सामने कविता आती है। कविता अपनी पूर्णता में भाषिक संरचना ही है। मतलब वास्तव में जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तब हम पढ़कर उसका आनंद लेते हैं, ना कि हम उसकी विषय वस्तु पर ज्यादा हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो तो उसमें समाहित ही ऑलरेडी, विषय वस्तु तो ऑलरेडी उसमें रहेगा, तभी तो किसी कविता का सृजन होगा। तो इस प्रकार जो जीवन का जो यथार्थ है उसका पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो पाठक के सामने क्या आती है? कविता आती है। और कविता अपनी पूर्णता में क्या है? भाषिक संरचनाएं, मतलब भाषाओं से मिलकर बनी हुई कोई संरचना है। पाठक पर प्रभाव इसी संरचना का पड़ता है। पाठक पर प्रभाव किसका पड़ता है? विषय वस्तु का नहीं, बल्कि किस तरीके से उसे कहा गया है, किस तरीके से लिखा गया है, इसका पाठक पर प्रभाव पड़ता है। इससे गुजरते हुए वह कवि की अनुभूति और उसमें स्पंदित जीवन यथार्थ तक पहुंचता है। अर्थात भाषा के माध्यम से ही वह कहां तक पहुंचता है? कवि की अनुभूति तक पहुंचता है और उसमें स्पंदित जीवन के यथार्थ तक पहुंचता है। जैसे राम की शक्ति पूजा की भाषा एक विशेष प्रकार की भाषा है। संस्कृत निश्चित खड़ी बोली का उसमें कवि ने प्रयोग किया है। तो उस भाषा के माध्यम से हम कवि की संवेदना को महसूस करते हैं और जीवन के यथार्थ को हम समझ पाते हैं। यह सब जानते हैं कि मात्र काव्य वस्तु कविता नहीं है। इसी प्रकार यह भी सर्वमान्य है कि कोरा रूप या कोरी तकनीक कविता नहीं है। दोनों के सामंजस्य से ही उत्तम कविता की सृष्टि हो सकती है। तो लेकिन हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि यदि खाली काव्य खाली विषय वस्तु नहीं है, काव्य खाली कंटेंट नहीं है, और काव्य केवल फॉर्म रूप नहीं है। काव्य न तो केवल विषय वस्तु है या वस्तु है, और न ही काव्य केवल फॉर्म है, न ही केवल तकनीक है। वास्तव में जैसे शरीर और आत्मा का चोली दामन का संबंध होता है, शरीर के बिना आत्मा का कोई महत्व नहीं है और आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो उत्तम कविता है वह वास्तव में विषय वस्तु अथवा वस्तु मतलब कंटेंट और फॉर्म मतलब रूप, दोनों से मिलकर, दोनों के सामंजस्य से ही एक अच्छी कविता की सृष्टि हो सकती है, एक अच्छी कविता का सृजन हो सकता है। दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन रूपवादी केवल रूप को महत्व देते हैं। इनका दृष्टिकोण एकांगी दृष्टिकोण है। केवल एक ही तरफ देखते हैं कि रूप या फॉर्म को अधिक महत्व देते हैं, वस्तु अथवा कंटेंट को महत्व नहीं देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि रूपवाद की जो प्रमुख मान्यताएं हैं या रूपवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हम इन बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है, रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है, किंतु इसके पीछे विज्ञान और तकनीक का परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव है। कलावादी आंदोलन क्या होता है? जो मैं बता चुका हूं, कला के लिए, मतलब रूपवाद का संबंध किससे है? कला संबंधी समीक्षा से है। और कलावाद क्या होता है? कला के लिए इस सिद्धांत को बोला जाता है कलावाद,
जिसका तात्पर्य है कि जो कलाकार होता है वह सामाजिक और नैतिक मूल्यों से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कला का सृजन करता है। वह यह नहीं देखता कि यह इससे समाज में सामाजिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना हो रही है कि नहीं, कि यह समाज के लिए, देश के लिए यह कला उपयोगी है कि नहीं। मतलब वह ऑटोनॉमस रूप में वह कला का सृजन करता है। लेकिन इसके पीछे भी क्या होता है? रूपवाद के पीछे विज्ञान भी है और तकनीक भी है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव रूपवाद में देखा जा सकता है। तो रूपवाद में विज्ञान और तकनीक का अप्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। साहित्य अध्ययन, मतलब साहित्य का अध्ययन जब समाज में निरपेक्ष दृष्टि से किया जाने लगा, तब साहित्य के अध्ययन की प्रत्ययवादी अवधारणाएं समाप्त हो गई और समीक्षा पूर्णतः भाषागत हो गई। मतलब यह क्या हुआ? पहले साहित्य का अध्ययन क्या किया जाता था? अलग अलग दृष्टिकोण से किया जाता था कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से साहित्य की समीक्षा की जा रही थी, मनोविश्लेषणवादी उसके आधार पर साहित्य की समीक्षा की जा रही थी, किसी और वाद के आधार पर, उत्तराधुनिकता के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जा रही थी। तो ये सारी अवधारणाएं क्या है ना, कलावादी अवधारणा नहीं है, कला से संबंध इनका नहीं है, मार्क्सवाद का, इन सब का, इसके हिसाब से। तो साहित्य की जो प्रत्ययवादी अवधारणाएं थी, प्रत्ययवादी मतलब आइडियलिज्म, मतलब प्रत्ययवाद क्या होता है? मतलब इस दुनिया में जो भी चीज है उसका निर्माण विचार से हुआ है, और विचार के जन्मदाता कौन है? ईश्वर है। ईश्वर जो है विचार को जन्म देते हैं, और विचार से ही बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं जो हम समाज में देखते हैं। इसे कहा जाता है प्रत्ययवाद अथवा आदर्शवाद, आइडियलिज्म। मतलब विचार अथवा बुद्धि सर्व प्रमुख है। तो ये सारी अवधारणाएं जितनी थी अब सब समाप्त हो गई, और जो कविता की जो समीक्षा किया जाने लगा वह पूरी तरह से भाषा पर केंद्रित हो गया। मतलब कविता अथवा काव्य की जो समीक्षा की जाने लगी वह पूरी तरह से भाषाई आधार पर, भाषिक संरचना के आधार पर इसकी समीक्षा की जाने लगी, और इसी के कारण विभिन्न समीक्षा पद्धतियों ने जन्म लिया। तो रूपवादी समीक्षा पर आधारित अथवा उसी के आधार पर निर्मित या उसी के आधार पर काम करने वाली अन्य साहित्यिक समीक्षाएं, संरचना जिसे हम संरचनावाद कहते हैं, उत्तर संरचनावाद कहते हैं, विरूपीकरण कहते हैं, अनुपस्थिति की तलाश, मतलब रीड बिटवीन द लाइंस, जो चीज हमको दिखाई नहीं देती कि क्या चीज अनुपस्थित है, मतलब किसी कविता में क्या चीज अनुपस्थित है उसकी तलाश करना, और नई समीक्षा, न्यू क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के साहित्य अध्ययन की पद्धतियां रूपवादी पद्धतियां ही हैं। तो ये साहित्य के अध्ययन करने की है, जो विभिन्न प्रकार के समालोचना के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों ने जन्म लिया, ये सभी समीक्षा पद्धतियां रूपवादी समीक्षा पद्धतियां ही हैं। रूपवाद में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? रूपवाद में भाषा पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। साहित्य में प्रयुक्त भाषा विशिष्ट होती है, वस्तुतः वह भाषा का चयनित और उदात्त रूप होता है। तो रूपवादियों का यह कहना है कि भाषा किसी भी काव्य का अथवा साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि साहित्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा विशिष्ट भाषा होती है, कोई साधारण भाषा नहीं होती, आम बोलचाल की भाषा नहीं होती, बल्कि यह भाषा का परिष्कृत और परिमार्जित और चयनित और सर्वश्रेष्ठ रूप होता है। इसके बाद कृति की भाषा का विश्लेषण, विवेचन रचना को नए ढंग से परखने का प्रयास है। अर्थात जब हम किसी कृति की भाषा का विवेचन और विश्लेषण करते हैं, तब हमको पता चलता है कि उस रचना में क्या क्या नई चीजें हमको दिखाई देती हैं, है ना। जब हम कृति की भाषा का विवेचन और विश्लेषण करते हैं, तब हमको पता चलता है कि उस रचना में क्या क्या चीजें छुपी हुई है, और बहुत सारे नए तत्व और नई बातें उजागर होती है। भाषा का संरचनात्मक तत्व रूपवादी समीक्षा का प्रमुख घटक है। तो रूपवादी समीक्षा का प्रमुख उद्देश्य अथवा प्रमुख तत्व क्या है? भाषा का संरचनात्मक तत्व, मतलब भाषा विभिन्न तत्वों से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। शब्द हो गए, पद हो गए, ऐसे बहुत सारे तत्व उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इन्हीं का जब विभिन्न जो संगठन होते हैं, भाषा के जो विभिन्न अवयव होते हैं, उनकी समीक्षा करना, है ना, रूपवादी समीक्षा का प्रमुख घटक है। पिछली शताब्दी में रूसी रूपवादी समीक्षा सिद्धांतों का अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में तोदोरोव ने प्रस्तुत किया। रूस में तो इसने जन्म लिया, लेकिन इसका प्रभाव फ्रांस तक चला गया, और फ्रांस में इसका अनुवाद किसने किया था? तोदोरोव ने किया था। परिणामतः पश्चिम की रूपवादी समीक्षा प्रणालियां, शैली विज्ञान, संरचनावाद आदि इससे अनुप्राणित अथवा प्रेरित हुई। यद्यपि रूपवाद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था, रूस में हुआ था, लेकिन यह फ्रांस में चला गया। फ्रांस में इसका अनुवाद किया था फ्रांसीसी भाषा में तोदोरोव ने। परिणामतः जो पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इंग्लैंड वगैरह हो गया, पूरा यूरोप हो गया, तो वहां पर जो रूपवाद की विभिन्न प्रणालियों ने जन्म लिया, शैली विज्ञान, संरचनावाद आदि, और ये सब किससे प्रेरित थे? रूपवादी समीक्षा से अथवा रूपवाद से ये प्रेरित थे। और उसी रूपवाद में कौन कौन से महत्वपूर्ण है?
रूसी रूपवाद के प्रवर्तकों और उन्नायकों में, मतलब जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, इसको जन्म दिया, इसका प्रचार प्रसार किया रूसी रूपवाद को, इसमें कौन कौन से विद्वान हैं? बोरिस एकेनबाम, विक्टर सक्लोवस्की, रोमन जैकॉब्सन, बोरिस तोमरजेव्स्की आदि नाम उल्लेखनीय है। तो ये सभी रूसी रूपवाद से जुड़े हुए विद्वान हैं। अब रूसी रूपवादी समीक्षा के दो केंद्र रहे हैं। जैसे दो केंद्र अलग, एक ही विचारधारा के दो अलग अलग केंद्र हो जाते हैं, जैसे दो विश्वविद्यालय हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, या फिर कला के अलग अलग केंद्र होते हैं, मथुरा कला हो गया और कोई कला हो गया, इस तरह से, है ना। तो रूपवादी समीक्षा के दो केंद्र रहे हैं, दो जगह से इसका प्रचार प्रसार हुआ था, मॉस्को और पेट्रोगार्ड। मॉस्को में भाषिकी केंद्र की एक स्थापना हुई थी, जहां पर भाषिक संरचना और भाषा के संबंध में अध्ययन किया जाता था। इसकी स्थापना हुई थी 1915 में, जिससे जुड़े अधिकांश सदस्य भाषाविद थे, भाषा वैज्ञानिक थे। मतलब मॉस्को में जो भाषिकी केंद्र की स्थापना हुई, उससे जुड़े हुए जो विद्वान थे वो क्या थे? भाषाविद थे। जबकि पेट्रोगार्ड नाम के स्थान से जुड़े हुए लोग काव्य भाषा, काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए, इस पर विमर्श में रुचि लेते थे। मतलब जो मॉस्को के लोग थे वो क्या थे? भाषिक संरचना पर ज्यादा महत्व देते थे, और जो पेट्रोगार्ड में जुड़े हुए थे वे काव्य भाषा के संबंध में विचार विमर्श करने में अधिक रुचि लेते थे। रोमन जैकॉब्सन ने 1921 ईस्वी में आधुनिक रूसी कविता शीर्षक पुस्तक प्रकाशित की, जो भाषाई तत्वों को केंद्र में रखकर लिखी गई थी। तो रोमन जैकॉब्सन ने एक आधुनिक रूसी कविता प्रकाशित की थी, और ये किसको केंद्र में रखकर लिखी गई थी? भाषाई तत्वों अथवा रूपवादी तत्वों को केंद्र में रखकर यह किताब प्रकाशित की गई थी। रूपवादियों का मूल मंतव्य, मूल विचार अथवा मत या प्रस्ताव क्या था? कविता की भाषिक संरचना या उसकी टेक्निक है। मतलब रूपवादी किसके आधार पर किसी रचना की समीक्षा करते थे कि उसकी भाषिक संरचना कैसी है, उसके लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा है, या उसकी टेक्निक कैसी है, शैली कैसी है। कविता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है उसका रूप। रूपवादियों के अनुसार कविता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? उसका रूप अथवा फॉर्म है। इसीलिए रूपवादी समीक्षा संरचनावाद, शैली विज्ञान, नई समीक्षा आदि के समानांतर चलने वाला आंदोलन है। तो रूपवादी आंदोलन जैसे अन्य आंदोलन उस समय चल रहे थे, वो कौन कौन से आंदोलन थे? संरचनावाद भी इसी तरह का आंदोलन था, शैली विज्ञान भी इसी तरह का आंदोलन था जो शैली पर अधिक महत्व देता था, नई समीक्षा नियो क्रिटिसिज्म भी इसी प्रकार चलने वाला आंदोलन था, और उसके साथ साथ ही रूपवादी समीक्षा भी उनके समानांतर चल रही थी। इसके बाद काव्य कला का संबंध। रूपवादियों के अनुसार काव्य कला का संबंध किससे? कला की निर्मित अथवा डिजाइन से है, न कि कला में अंतर्निहित प्रत्यय अर्थात मैसेज या थॉट से। मतलब रूपवादियों का कहना यह है कि कविता में जिस रूप या जिस फॉर्म अथवा जिस डिजाइन का प्रयोग किया गया है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि वो मैसेज, न कि वो संदेश जो कवि देना चाहता है। मतलब कवि के संदेश अथवा उसकी भावनाओं के बजाय, उसके विचारों के बजाय क्या महत्वपूर्ण है? कैसे उसने कहा है, कैसे उसने उसको अभिव्यक्ति प्रदान की है, उसके कहने की शैली क्या है, टेक्निक क्या है। अर्थात इनके अनुसार कविता में काव्य भाषा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, न कि उसकी वस्तु। तो इन्होंने किसको ज्यादा महत्व दिया? काव्य भाषा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। कविता भाषा का विशिष्ट चयन और अनुप्रयोग है। आम जिंदगी में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता इसमें कविता में, बल्कि कविता में भाषा का विशिष्ट प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रूपवादी समीक्षा का ध्यान पारंपरिक भाषिक इकाइयों जैसे अलंकार, बिंब आदि में पूर्व से निर्मित मानसिक बिंबों से हटकर कुछ विचित्रता, कुछ अजनबीपन की ओर जाता है। रूपवादी समीक्षक किस प्रकार किसी काव्य अथवा कविता की समीक्षा करते हैं? पारंपरिक रूप से हम जिन अलंकारों का, जिन बिंबों का प्रयोग करते हैं और जिनके आधार पर हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है किसी चीज का, किसी कविता को पढ़ते समय हमारे दिमाग में जो एक इमेज बनता है, जो बिंब निर्मित होता है, इससे हटकर ये क्या चाहते हैं कि किस प्रकार समीक्षा करते हैं? वो ये देखते हैं कि इसमें क्या विचित्रता है, इस काव्य में अथवा कविता में क्या विचित्रता है, क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, क्या अजनबीपन है, जो पहले कभी नहीं कहा गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं खोजा गया, उसकी तलाश करना इनमें। काव्य भाषा में कुछ अद्भुत अजनबीयता को विकसित करके तलाशना रूपवाद का प्रमुख तत्व है। रूपवाद का प्रमुख तत्व क्या है? काव्य में कुछ अजनबीपन खोजना, कुछ नयापन खोजना, कुछ विचित्र खोजना, पहले तो उसका विकसित करना। मतलब रूपवाद के आधार पर जो कविताएं लिखी जा रही थी वो विचित्र प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी, और उसको तलाश करने का प्रयास किया जा रहा था समीक्षा के दौरान कि इसने क्या अलग लिखा, क्या ऐसा जो है पहले नहीं कहा गया, पहले नहीं सुना गया है।
तो इसको तलाशना, अजनबीपन की तलाश इसकी प्रमुख विशेषता है, अद्भुत की तलाश। रूपवादी कुल मिलाकर स्वयं को रूप तक सीमित कर लेते हैं और काव्य भाषा में निहित विचित्रता और चमत्कार की तलाश करते हैं। रूपवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसके फॉर्म को समझना, रूप को समझना, किसी काव्य के रूप को समझना, फॉर्म को समझना, ये यहीं तक सीमित रहते हैं। और काव्य की भाषा में क्या विचित्रता विद्यमान है, काव्य की भाषा में क्या चमत्कार है, क्या अलौकिक है, उसकी तलाश करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में कुछ संप्रदाय हैं इसी प्रकार का प्रयास करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में निरूपित मतलब होता है अच्छी तरह से समझाना। भारतीय काव्य शास्त्र में निरूपित रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत आदि संप्रदाय भाषा से जुड़े हुए सिद्धांत हैं, किंतु उनका लक्ष्य काव्य सौंदर्य और लालित्य रमणीयता की तलाश करना है, जबकि रूपवाद का लक्ष्य भाषागत रचना की स्वायत्तता पर बल देना है। वास्तव में जो रीति संप्रदाय हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय हैं, उनका क्या है? काव्य में सौंदर्य की तलाश करना है, काव्य में जो रमणीय है, जो सुंदर है, उसकी तलाश करना रीति संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय का लक्ष्य है। यद्यपि ये भी भाषा से जुड़े हुए संप्रदाय हैं, लेकिन रूपवाद का लक्ष्य क्या है? भाषागत संरचना की ऑटोनॉमी, भाषा का स्वतंत्र प्रयोग, भाषा में निहित सौंदर्य, भाषा में निहित अजनबीपन की तलाश करना रूपवादियों का मुख्य उद्देश्य है। जबकि उनका क्या था? काव्य का सौंदर्य का तलाश करना भारतीय काव्य शास्त्रियों का लक्ष्य था, काव्य में सौंदर्य और रमणीयता की तलाश करना। और इनका क्या उद्देश्य था? भाषा में अजनबीपन की तलाश करना, नएपन की तलाश करना, मतलब भाषाई ऑटोनॉमी पर बल देना, इनका मुख्य उद्देश्य था रूपवादियों का। 13वां पॉइंट क्या है? रूपवादी रूप मतलब होता है शब्द विधान को अर्थ से भिन्न करना कठिन मानते हैं। इनका कहना है कि रूप अथवा शब्द विधान, शब्दों का प्रयोग, यह क्या है? अर्थ से अलग नहीं है। मतलब रूपवादी क्या कहते हैं? शब्द और अर्थ साथ साथ चलते हैं। शब्द शक्तियों के प्रसंग में भारतीय आचार्य स्वीकार करते हैं कि काव्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ शब्दकोशीय अर्थ से भिन्न अर्थ की ओर संकेत करते हैं। रूपवादियों का अर्थ कहना यह है कि शब्द और अर्थ एक साथ चलते हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भारतीय काव्य शास्त्री जो आचार्य हैं, उनका क्या कहना है कि काव्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों का अर्थ शब्दकोश में जो हमको अर्थ प्राप्त होते हैं उनसे अलग होते हैं, एक विशेष अर्थ होता है। मतलब शब्दकोश में जो हम वर्ड देखते हैं, वर्ड की मीनिंग देखते हैं, उससे अलग ही अर्थ प्रतिध्वनित होता है काव्य में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनसे। रूपवादी प्रज्ञात्मक व्याकरण क्या है? एक भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसके अंतर्गत इसका विश्लेषण करते हैं। मतलब जो रूपवादी होते हैं, एक विशेष भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत है भाषा प्रज्ञात्मक व्याकरण, उसके आधार पर किसी काव्य की समीक्षा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। रूपवादी क्या कहते हैं? 14वां पॉइंट देखते हैं। रूपवादी काव्य वस्तु आप कह सकते हैं कि विषय वस्तु अथवा उसका कंटेंट, कथ्य अथवा प्लॉट अथवा कंटेंट, इसको नजरअंदाज कर देते हैं, इसकी उपेक्षा कर देते हैं और रूप के आधिपत्य पर बल देते हैं। मतलब कंटेंट को नजरअंदाज कर देते हैं, विषय वस्तु को नजरअंदाज कर देते हैं और जो उसका फॉर्म है, जो स्टाइल है, जो टेक्निक है, उस पर ज्यादा बल देते हैं। रूप ही वह गवाक्ष है, गवाक्ष मतलब खिड़की। इनके अनुसार रूप अथवा फॉर्म ही वह गवाक्ष है, वह खिड़की है जहां से रचना की ओर झांका जा सकता है, किसी रचना को ढंग से समझा जा सकता है भाषाई आधार पर उसकी विवेचना और समीक्षा करके। रूपवादी कविता को तकनीक, प्रविधि और रूप में निहित मानते हैं। रूपवादियों का कहना क्या है कि कविता कहां पर निहित है? कविता का जो सौंदर्य है, भाषा का सौंदर्य कहां पर निहित है? उसकी तकनीक में, किस टेक्निक से लिखा गया है, किस शैली से लिखा गया है, और प्रविधि है ना, जो लिखने का जो तरीका होता है रूप में निहित होता है। तो इस प्रकार वो शैली अथवा रूप को, फॉर्म को अधिक महत्व देते हैं। रूसी रूपवादियों के अनुसार साहित्य को दर्शन, इतिहास, मनोविज्ञान, मार्क्सवाद आदि के आलोक में नहीं देखा जा सकता। तो रूसी रूपवादियों का यह कहना है कि साहित्य की समीक्षा विशेष दृष्टिकोण के आधार पर नहीं होनी चाहिए। मतलब जो ये कला से संबंधित मूल्य नहीं है, कला से संबंधित जैसे दर्शन शास्त्र है, इतिहास है, मनोविज्ञान है, मार्क्सवाद है, इनके आधार पर किसी कला अथवा साहित्य की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। कला अथवा साहित्य की समीक्षा दार्शनिक विवेचन के आधार पर, इतिहास के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर अथवा मार्क्सवाद के आधार पर किसी साहित्य अथवा कला की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए। रूपवादियों के अनुसार कृति की साहित्यिकता कृतिकार के विशिष्ट भाषा प्रयोगों में निहित है, इसे अन्यत्र खोजना व्यर्थ है। मतलब किसी साहित्यकार अथवा कवि की विशिष्टता किसमें निहित है? उसके द्वारा जो भाषा, विशिष्ट भाषा का जो प्रयोग करता है। मतलब किसी साहित्यकार की विशिष्टता
किसी साहित्यकार की विशेषता किसमें निहित है? उसके विशिष्ट भाषा के प्रयोगों में निहित है कि वह भाषा का किस विशिष्ट प्रकार से एक नए तरीके से वह प्रयोग कर रहा है और इसे अन्यत्र खोजना व्यर्थ है। मतलब साहित्य की जो समीक्षा किस आधार पर होनी चाहिए? उसकी भाषा के आधार पर होनी चाहिए, उसके रूप के आधार पर होना चाहिए, ऐसा मानना इनका। रूपवाद है अपरिचित से परिचित होना। मतलब काव्य अथवा साहित्य में जो चीज नहीं है, जिन चीजों से पाठक अपरिचित है, उससे पाठक को परिचित कराना, यह रूपवादी समीक्षा है। कविता में दिन प्रतिदिन की भाषा अपरिचित बनाई जाती है। भाषा का यह नयापन ही कविता का रूप है। निश्चय ही रूपवाद साहित्य की पारंपरिक और प्रचलित दृष्टि को नकारता है। तो कविता क्या है? दिन प्रतिदिन जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उसको कवि एक विशिष्ट अंदाज में, एक नए रूप में हमारे सामने लेकर आता है। और यह नयापन क्या है? एक नया रूप है। और यही रूप क्या है? कविता का रूप ही हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भाषा का नयापन है, जो भाषा का विशिष्ट प्रयोग है, मतलब एक कवि अथवा साहित्यकार उसी भाषा का प्रयोग तो करता है, लेकिन वह एक नए तरीके से करता है। वह तरीका हमारे लिए अजनबी है, नया है, और यही भाषा का नयापन क्या है? कविता का रूप है अथवा फॉर्म है। निश्चय ही रूपवाद क्या करता है? कविता की जो पारंपरिक और प्रचलित दृष्टिकोण थी उसको नकारता है। कविता का प्रचलित दृष्टिकोण क्या है? कि कविता जो कंटेंट है, वस्तु है, और फॉर्म या रूप दोनों के सामंजस्य से कविता का निर्माण होता है। इस दृष्टिकोण को यह नकारता है और यह केवल कविता के रूप को अधिक महत्व देता है, उसके फॉर्म को अधिक महत्व देता है और उसके भाषिक अवयवों के आधार पर, भाषिक संरचना के आधार पर यह कविता अथवा काव्य का अथवा साहित्य का मूल्यांकन करता है, उसकी समीक्षा करता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, रूसी रूपवाद के पुरोधा कौन है? इसके जन्मदाता कौन है? सकलोवस्की ने कहा था कला हमेशा जिंदगी से मुक्त होती है। मतलब इन्होंने कला को ऑटोनॉमी दी है, स्वायत्तता दी है कि कला के ऊपर जिंदगी का कोई दबाव नहीं होता। जो हमारे समाज के नियम कानून है यह कला पर कोई लागू नहीं होते। इसका ध्वज शहर की चारदीवारी पर फहराते हुए झंडे के रंग को प्रतिबिंबित नहीं करता। जैसे कोई कलाकार है, अब उसको झंडा बनाना है, भारत देश का झंडा, तो जरूरी नहीं है कि वह हमारे देश में जो तिरंगा झंडा फहरा रहा है उसी झंडे के कलर को वह अपने झंडे का कलर बनाए, बल्कि वह अपने हिसाब से अपने झंडे का कलर बनाएगा। वह बाध्य नहीं है कि तिरंगा झंडा के डिजाइन वह उसी तरह से वह करे। मतलब वह उस तिरंगे झंडे को प्रतिबिंबित नहीं करता है कि उसी कलर के हिसाब से वह बनाएगा। मतलब कलाकार क्या है? स्वायत्त होता है, स्वतंत्र होता है, उस पर किसी चीज का दबाव नहीं होता। उसका निश्चित मत था कि कला रूपों का विवेचन कला नियमों द्वारा ही होना चाहिए। तो उनका कहना था कि जो कला के विभिन्न रूप हैं, जो ललित कला है अथवा साहित्य है, उनका जो विवेचन अथवा समीक्षा किस आधार पर होना चाहिए? कला के जो नियम कानून है, साहित्य के जो नियम कानून है उसके आधार पर नहीं होना, उसके आधार पर होना चाहिए उसकी समीक्षा, न कि दर्शन के आधार पर, इतिहास के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर, मार्क्सवाद के आधार पर। इस आधार पर किसी कला अथवा साहित्य की समीक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि साहित्य के जो अपने मापदंड हैं उनके आधार पर किसी कला अथवा साहित्य की समीक्षा होनी चाहिए। रूस में तो यह आंदोलन समाप्त हो गया, किंतु यूरोप के अन्य देशों में इसका प्रभाव पड़ा और कला समीक्षा के क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता बनी रही। बाद में रूस में आंदोलन समाप्त हो गया था, लेकिन अन्य यूरोपीय देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में यह चल रहा था। और कला की जब विवेचना था समीक्षा के दृष्टिकोण से यह आज भी महत्वपूर्ण है और इसकी प्रासंगिकता बहुत दिनों तक बनी रही। भाषिक संरचना को केंद्र में रखकर काव्य की समीक्षा करने वाली समीक्षा पद्धतियों को इससे बल मिला। तो वे अन्य समीक्षा पद्धतियां जो भाषिक संरचना को जो केंद्र में रखती थी, जो भाषिक इकाइयों के आधार पर, भाषिक संरचना के आधार पर जो समीक्षा करने की विभिन्न प्रकार की जो शैलियां, समीक्षा पद्धति जो चल रही थी, उन पर रूपवादी समीक्षा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और बल मिला। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? नई समीक्षा, शैली विज्ञान और संरचनावाद आदि सभी समीक्षा पद्धतियां एक प्रकार से रूपवादी ही मानी जाएंगी। तो ये सभी समीक्षा पद्धतियों को हम रूपवादी समीक्षा कह सकते हैं, नई समीक्षा को, शैली विज्ञान को और संरचनावाद को, क्योंकि ये सभी भाषिक संरचना, लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसको ही केंद्र में रखकर ये चलते हैं। वस्तु और शिल्प, वस्तु मतलब हो गया जो कंटेंट हो गया और शिल्प मतलब हो गया फॉर्म। वस्तु और शिल्प दोनों मिलकर, दोनों संश्लिष्ट होकर जब काव्य बन जाते हैं तब न वस्तु की सत्ता अलग रह जाती है और न ही शिल्प की। जैसे हम शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी या शक्कर डालते हैं, उसमें नींबू का रस डालते हैं, तो ये सभी चीजें मिलकर एक हो जाती हैं और बन जाता है शरबत। तो उसी तरह से क्या होता है, काव्य के निर्माण में उसके वस्तु अर्थात कंटेंट और शिल्प अर्थात फॉर्म दोनों का ही बराबर महत्व होता है।
और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब दोनों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वस्तु और शिल्प दोनों मिलकर काव्य का रूप ले लेते हैं। तब दोनों की अपनी अलग अलग सत्ता समाप्त हो जाती है, अपना अलग अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है, दोनों एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाते हैं और काव्य का सृजन हो जाता है। दोनों अपना अस्तित्व निरस्त करके मात्र काव्य रह जाते हैं। ठीक है, और काव्य के रूप में पहचानी जाने वाली यह रचना मात्र भाषिक संरचना या रूप होती है, और जिसे हम काव्य कहते हैं वह काव्य केवल एक भाषिक संरचना है, मतलब शब्दों की संरचना है, भाषिक संरचना है, और इसे हम कहते हैं रूप के हिसाब से होता है, इसके हिसाब से। लेकिन सिद्धांत के स्तर पर तो यह ठीक है, किंतु व्यवहार में यह होता है कि रूपवाद काव्य को जीवन से काट देता है। अब रूपवाद क्या करता है, कवि की जो भावनाएं हैं उसने आम जनता की जो भावना उसको अपनी आवाज दिया, उसका साधारणीकरण किया है ना, लोगों की भावनाओं को उसने अभिव्यक्ति प्रदान की है, या उसने अपने विचारों को, अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने संदेश को पहुंचाने के लिए उसने कविता लिखी है। उसने उसके काव्य में जीवन का यथार्थ प्रतिबिंबित हो रहा है। तो लेकिन रूपवाद उसको काट देता है, क्योंकि रूपवाद को क्या है, कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, रूपवाद को सिर्फ फॉर्म या स्टाइल से लेना देना है। तो इसीलिए यह क्या है, असफल हो जाता है इसके हिसाब से, क्योंकि यह दृष्टिकोण एकांगी दृष्टिकोण है जो कंटेंट को महत्व नहीं देता, केवल फॉर्म को महत्व देता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह जो जाने माने आलोचक हैं वे कहते हैं कि वस्तुतः रूपवाद कलावाद का ही दूसरा नाम है। कलावाद बता चुका हूं, कला के लिए, अर्थात कलाकार कला का सृजन करता है, सिर्फ अपनी इच्छा से, अपने स्वांतः सुखाए वह कला का सृजन करता है, और उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि यह कला समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी है, अथवा इससे लोगों के जीवन मूल्यों का विकास होता है कि नहीं, और सामाजिक मूल्यों का सृजन या फिर उसका विकास इसमें निहित है कि नहीं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार रूपवाद क्या है, कलावाद का ही दूसरा नाम है। इस कलावाद ने समीक्षा के क्षेत्र में काफी कहर ढाया है। साहित्य को जीवन से अलग करके सिर्फ संरचना तक ही अपने को सीमित कर लेना प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति की चरम सीमा है। साहित्य के आस्वाद से इसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब यदि आप साहित्य में कंटेंट को ही नजरअंदाज कर देते हो, उसकी उपेक्षा कर देते हो, और केवल अपने आप को केवल उसकी संरचना अथवा फॉर्म तक आप सीमित कर लेते हो, तब क्या है, यह बहुत ही एकांगी दृष्टिकोण है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। मतलब इसमें साहित्य के आस्वाद, साहित्य के रस को महसूस करना, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस संवेदन शून्य भाषा यानी रोजमर्रा की भाषा को संवेदनपूर्ण बनाने की चेष्टा की जाती है, उसमें संवेदना क्या है, रूपवाद इस पर भी विचार नहीं करता। रूपवाद भले यह करता है कि जो हमारी रोजमर्रा की भाषा है उसका विशिष्ट प्रयोग ही काव्य है, लेकिन उसमें जो संवेदना निहित है, जो भावनाएं निहित है, जो कवि के इमोशंस एंड फीलिंग्स है, उससे रूपवाद को कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार जो रूपवाद है संवेदना पर ज्यादा जोर नहीं देता है, संवेदना से उसको मतलब नहीं है, जो फीलिंग्स और इमोशंस और थॉट से उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है उसके फॉर्म से। तो इस पर भी रूपवाद विचार नहीं करता है। सारांश यह है कि अन्य अतिरेकी आंदोलनों की तरह रूपवाद भी एक कला आंदोलन है, और इसे पूर्णतः स्वीकार करना समीक्षा के लिए किसी भी प्रकार उचित नहीं माना जा सकता। तो जिस प्रकार कलावाद आया कला के लिए, उसी प्रकार रूपवाद आंदोलन भी आया, और इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में इसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता कि आप वस्तु को नजरअंदाज कर दें और केवल उसके रूप को आप अधिक महत्व प्रदान करें, क्योंकि यह दृष्टिकोण एकांगी है। वास्तव में कोई भी काव्य अथवा साहित्य उसके वस्तु अर्थात कंटेंट और रूप अर्थात फॉर्म दोनों से मिलकर ही किसी काव्य अथवा साहित्य का सृजन होता है। तो यह दृष्टिकोण पूरी तरह से एकांगी है, इसलिए समीक्षा के क्षेत्र में इसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। तो यह निश्चित रूप से आप इसे समझ गए होंगे। यदि मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।